अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने अपनी एनपीवी की कैलकुलेशन को क्लोज़ किया था। एनपीवी किसी प्रोजेक्ट की कैसे कैलकुलेट की जाती है, उस पर हमारी बात ख़त्म हुई थी। क्विकली ओवरव्यूइंग दैट, हमने कहा था प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हम एस्टिमेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से लेके उसके फ्यूचर रिटर्न्स एंड डिस्पोजल तक। फिर हम इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न आर एस्टिमेट करते हैं और प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को इस आर पे डिस्काउंट करके पीवी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट एनपीवी हासिल करते हैं। पॉजिटिव एनपीवी पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं और नेगेटिव एनपीवी पे प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारी ये थी कि जब पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर से ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से इन्वेस्टर जो रिटर्न मांग रहा है उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट कमा रहा है, तो प्रोजेक्ट फिजिबल है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव आए तो इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आर से, जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है, उससे कम है। अच्छा, ये कहानी थी एनपीवी की। यहाँ पे एनपीवी की कहानी खत्म होगी। एनपीवी की कहानी में आर क्या होता है? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। एनपीवी की कहानी में, एनपीवी के टूल के एप्लीकेशन में हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को आर पे डिस्काउंट करते हैं और वो आर इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ये कहानी ख़त्म करके जब हम आईआरआर पे आते हैं तो हमने वहाँ पे बात की थी आईआरआर में हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न मेजर करना सीखते हैं, क्योंकि एनपीवी टूल में हमें प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न पता नहीं लगा। पॉजिटिव एनपीवी से पता लग गया आर से ज़्यादा है, नेगेटिव एनपीवी से पता लगा आर से कम है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न है क्या ये पता नहीं लगा। तो अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न मेजर करना है तो फिर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टूल का सहारा लेते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टूल में हम प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न मेजर करते हैं, और प्रोजेक्ट का रेट मेजर करने का तरीका जो हमें आईआरआर में बताया जाता है कि आप ऐसा आर ढूंढो जिस पे एनपीवी जीरो आ जाए। अच्छा, एनपीवी में हम आर ढूंढते नहीं है, हमें आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होता है, हम उस पर कैश उसको डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है, और फिर एनपीवी को देखते हैं एनपीवी क्या आ रही है। लेकिन यहां पे हम आर ढूंढते हैं, कौन सा आर? जिस पे एनपीवी जीरो आएगी, क्योंकि वही आर हमारा प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है। और उसको ढूंढने के लिए ग्राफिकली तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आप हिट एंड ट्रायल मेथड 5%, 8%, 10%, 12, 14, 15, कहीं पे तो जीरो आएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाओगे एनपीवी नीचे आती जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके किसी रेट पे एनपीवी जीरो आ जाती है, वही रेट हमारा आईआरआर होता है। वैसे तो कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिन पे हम आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास स्प्रेडशीट एक्सेल जो अवेलेबल है, हम उस पर भी एक क्लिक ऑफ बटन पे आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में कैलकुलेटर के थ्रू आईआरआर या एक्सेल पे आईआरआर नहीं है। हमारे सिलेबस में इन स्टेप्स की मदद से आईआरआर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन स्टेप्स में हम कोई से दो रेट्स, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हर बच्चा कोई दो रेट ले सकता है, कोई 5-10 लेगा, कोई 4-12 लेगा, कोई 15-20 लेगा, कोई 10-20 लेगा, हर बच्चा डिफरेंट रेट ले सकता है, ठीक है। यू आर एट लिबर्टी टू सिलेक्ट एनी टू, ठीक है। कोई से दो रेट लेने हैं, उन दो रेट्स पे दो एनपीवीज आएंगी, और फिर उन दो एनपीवीज और दो रेट्स को इस फार्मूला में इस्तेमाल करके हम आईआरआर एस्टीमेट करते हैं। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको एलैबोरेट की थी कि भाई असल में आईआरआर तो शायद ये है, लेकिन अगर आपने ये दो रेट सेलेक्ट की हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन आपको ये आईआरआर दे रहा है। अब तो जो देखते रहिए, किसी बच्चे ने यहाँ पे ये दो रेट सेलेक्ट किए हैं तो उसका आईआरआर कहीं यहाँ पे आएगा, आईआरआर कहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिलनी है ना 2 पॉइंट्स की, वो यहाँ आएगा। किसी बच्चे ने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं तो उसका आईआरआर इधर आएगा। किसी बच्चे ने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, मतलब मे बी एक ये रेट है एक ये रेट है, तो उसका आईआरआर कहीं इधर आएगा। तो आईआरआर डिपेंड करेगा इस मेथड के तहत आप रेट कौन से सिलेक्ट करते हो। यू कैन हैव 2 रेट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब ये, तो इन दोनों को मिला लोगे तो आपका आईआरआर यहां से निकल आएगा। कोई बच्चा यहां पे 2 रेट ले लेता है, एक ये ले लेता है एक ये ले लेता है, तो वो इन दो को मिलाएगा तो उसका आईआरआर कहीं यहां आएगा, ठीक है। तो आप कौन से 2 रेट सेलेक्ट करते हो, वो 2 रेट्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं बोथ गिविंग पॉजिटिव एनपीवी, वो 2 रेट यहाँ पे हो सकते हैं बोथ गिविंग
नेगेटिव एनपीवी, वो दो रेट्स इधर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आप कोई से दो रेट लेंगे, उन पे जो भी दो एनपीवीज आएंगी उनको इंटरपोलेशन फार्मूला में डाल के आप आईआरआर एस्टिमेट कर सकते हैं। बस ख्याल रखना होता है कि जब दो एनपीवीज नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या है कि आईआरआर हमारा दोनों रेट से ऊपर है, ऐसा ही है। नेगेटिव एनपीवीज जब आ रही हैं, इसका मतलब जब नेगेटिव एनपीवीज आ रही हैं, इसका मतलब आईआरआर हमारा दोनों रेट से नीचे है, दोनों रेट से नीचे है, क्योंकि नेगेटिव एन के मतलब फॉर एग्जांपल ये रेट है 8%, ये रेट है 12%, 8 पे नेगेटिव 12 पे नेगेटिव, इसका मतलब दोनों सूरतों में प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 12 से भी कम 8 से भी कम, तो हमारा आंसर नीचे आएगा। आप देख रहे हैं आईआरआर नीचे कहीं आ रहा है, ये 12 है ये 8 है, तो आईआरआर कहीं 7 या 6 पे आ रहा है। इसी तरह अगर हमारे दोनों रेट्स पे एनपीवी पॉजिटिव है, से ये 4 है 6 है, 4 भी पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 4 से ज़्यादा, 6 भी पॉजिटिव, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 6 से भी ज़्यादा, तो हमारा आंसर 6 से भी ज़्यादा आना चाहिए। 4 और 6 यूज़ करेंगे, आंसर 6 से ज़्यादा आएगा, 8 और 12 यूज़ करेंगे, आंसर 8 से कम आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल लॉजिक, ये आपने कैलकुलेशन करते हुए ख्याल रखना है। ये गलती आपसे हो सकती है अगर साइंस को आप राइटली हैंडल ना करें, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि दो नेगेटिव एनपीवीज आ गई, मैथमेटिकली इनको ठीक हैंडल ना करें तो आंसर आपका ऊंच नीच हो सकता है। तो इसलिए मैंने लॉजिकल बता दिया तरीका आपको सोचने का, अपने आंसर को जज करने का, भाई सही एरिया में फॉल कर रहा है ना मेरा आंसर, गलत तो नहीं कर रहा आंसर। ऐसा ना हो 8 और 12 की इंटरपोलेशन करो, आंसर 14 निकाल के बैठ जाओ या 10 निकाल के बैठ जाओ। हमें पता होना चाहिए भाई इन दोनों के दरमियान नहीं आना, इन दोनों से नीचे आना है, पीछे आना है, ठीक है। तो ये बस थोड़ी सी लॉजिक ध्यान में रखिएगा। और एनी क्वेश्चन, हमने आईआरआर कैलकुलेशन पे अभी बात की है, हम आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं आईआरआर की कैलकुलेशन की, फिर हम इसके डिसीजन रूल पे जाएंगे। इलस्ट्रेशन 12, लीजिए जी, ये इलस्ट्रेशन 12 हमारे सामने है। इसमें कहा गया है कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट कीजिए। अ कंपनी इज evaluating प्रोजेक्ट ए, इट विल रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 90 मिलियन, ये प्रोजेक्ट है वही पुराने वाला है, एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज ये 1 2 3 4 5, then it is expected at the end of the project life assets can be disposed of for 4 million, company has a cost of capital of 10%। हमें यहाँ पे क्या गया है जी, इसका आईआरआर बताओ। अगर तो हमें कहा जाता कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ, तो कैश फ्लोज को 10% पे डिस्काउंट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमें कहा जाता है एनपीवी बताओ, हमें कहा जाता है एनपीवी बताओ, तो हम कैश फ्लोज को 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं। लेकिन हमें कहा गया है आईआरआर बताओ, तो अब क्या करना है, एनी टू रेट्स, कोई से दो रेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। वो दो रेट्स मैं फिर कह रहा हूं एनी टू हो सकते हैं। जनरल गाइडलाइन क्या हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये गाइडलाइन है, कोई रूल नहीं है। ये गाइडलाइन हम जनरल इस्तेमाल ये कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है, तो एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे ले लो, एक रेट इसके ऊपर ले लो। जैसे हम दो रेट सेलेक्ट करते हैं, एक 5 और एक 20, एक 20 ले लें, सीधा दूर दराज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक 5 ले लिया और एक 20 ले लिया। 20 में इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे टेबल में जो हमें गिवन होता है ना एग्जाम में, उसकी मैक्सिमम रेंज 20 तक जा रही होती है, तो हम टेबल से ही डाटा उठाते हैं। तो जनाब हमारा फॉर्मेट जो अब इसके लिए बनता है, जो हमें फॉलो करना है आईआरआर की कैलकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट है, फिर ईयर वाइज हमारे पास कैश फ्लोज अवेलेबल है रुपीज इन मिलियन में। इन्वेस्टमेंट 90 की है, ये 40 30 20 20 एंड 24, इसमें हमने रेजिडुअल वैल्यू भी यहाँ डाल दी। 5 साल बाद 4 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू भी आ रही है ना, तो 20 + 4 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने दो रेट सेलेक्ट किए हैं, एक 5% का, इसका डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू लाएंगे। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर हमने सेलेक्ट किया 20% का, हम 15 भी ले सकते हैं, कोई कैद नहीं है, मैं
20% का यहाँ पे ले रहा हूँ। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू एट 20% लाएंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू एट 5% आई, और इस कॉलम का टोटल एनपीवी एट 5% और इस कॉलम का टोटल एनपीवी एट 20%। दो एनपीवीज दो रेट्स पे आ जाएंगी। इसके बाद हम इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हम आईआरआर इस्तेमाल कैलकुलेट कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे इस फार्मूले की मदद से। दीजिए जी, दो एनपीवीज मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। इस टेबल को पॉपुलेट कीजिए और दो एनपीवीज मिलेंगी हमें। और जैसे मैंने कहा कि अब हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स से तारुफ हो चुका है, तो हम कोशिश किया करेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स को यूज किया करें इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्काउंट फैक्टर यूजिंग कैलकुलेटर। प्रेजेंट वैल्यू टेबल को इस्तेमाल करने की आदत अपनाना शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से दैट इज़ क्विक मेथड, जल्दी हम उससे काम कर लेते हैं और उससे हमारी गलती होने के चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं, बजाय कि हम हर डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। फार्मूला की मदद से, टेबल की मदद से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, बेटा फोर डिस्पोजल वैल्यू आ रही है नीचे, नीचे पैरा पढ़ो ना क्वेश्चन में। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ कैपिटल एसेट कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 4 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू में नहीं, कैश फ्लो में, हम उसको कैश फ्लो में ऐड कर लेते हैं ना, क्योंकि हमने 90 मिलियन के एसेट खरीद रहे हैं, 5 साल हमने उससे कमाई करनी है, ये कमाई आ रही है, और फिर 5 साल बाद हमने एसेट बेच देना है। एसेट बेच के भी इनफ्लो आना है ना, पैसा आना है ना, तो ये बेसिकली कैश फ्लोज ले रहे हैं। यहां पे हम एक चीज बेटा ध्यान में रखिए, ये जो हमारा कैश फ्लोज का कॉलम है, वैसे आपको टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज पता है ना, कैश फ्लो में पढ़े थे आपने, कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज? कैश फ्लोज में 3-4 हिस्से बनते थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। हम यहां पे जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो कैश फ्लोज इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग है। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के किसी टूल नहीं होंगे। ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, और इसमें 20 ऑपरेटिंग है और 4 डिस्पोजल से इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज है। तो हमने सारे इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज के इनफ्लो आउटफ्लो ले लेने हैं, सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के इनफ्लो आउटफ्लो ले लेने हैं। ये इनका नेट रिजल्ट होता है, ये इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का नेट रिजल्ट है टाइम वाइज। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कितना आउटफ्लो है, चलते जाएं हर साल कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, नेट इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का सम होता है ये, जिसकी बेस पे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। मैं फिर तवज्जो दिला रहा हूं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज यहां पे शामिल नहीं किए जाते। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से आप डिस्काउंट फैक्टर लेके आएंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू कॉलम, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दो रेट्स की हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अगर कोई बच्चा कैलकुलेट कर ले नेट प्रेजेंट वैल्यू, मुझसे शेयर करे ताकि बाकी वेरीफाई कर सके। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ऑलरेडी प्रेजेंट में होती है, इसलिए हम इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये डिस्काउंट ना हो। इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, इट इज़ द सेम, कैश फ्लो के बराबर ही रहती है।
%5 पे 127 है या 27? 484 और ये नेगेटिव 4.99। ठीक है जी। पॉजिटिव को हम बगैर ब्रैकेट के और नेगेटिव को इन ब्रैकेट हम शो करते हैं। ये हमारे पास दो एनपीवीज आ गई, 5% पे 15% पे। अब हम इंटरपोलेशन में इनको यूज करेंगे। लो रेट हमारा 5% है, एनपीवी एट लो रेट 27.84 है और $27.84 माइनस एनपीवी एट हाई रेट, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 4.99 इंटू 20 माइनस 5। तो बताइए आईआरआर यहां से क्या निकला? 17.72%। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 17.72% है। एनपीवी जब 5% पे पॉजिटिव आई, इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 5% से ज़्यादा है। एनपीवी 20% पे नेगेटिव आई, इसका मतलब प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 20% से कम है, मतलब 5 और 20 के दरमियान में है कहीं। और वो कहाँ पे है, वो हमने इस फार्मूला की मदद से ढूंढ लिया, 17.72 पे है। अच्छा, मैं एक छोटा सा दो तीन वैल्यूज आपके सामने रख रहा हूं। लेट्स अज्यूम एक प्रोजेक्ट की एनपीवी आपने कैलकुलेट की 10% पे, वो 5000 पॉजिटिव आई। इस प्रोजेक्ट की एनपीवी आपने 20% पे कैलकुलेट की, वो स्टिल 1000 पॉजिटिव है। आईआरआर बताइए इसका क्या है? मतलब 20% पे भी एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब आईआरआर 20 से ज्यादा आना चाहिए। मैयर करके दिखाइए क्या आता है आईआरआर इसका। हर बच्चा कैलकुलेट करे। इलस्ट्रेशन 12 में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है पूछिए और ये छोटी सी कैलकुलेशन एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए। इसमें सिर्फ आपको इंटरपोलेशन का फार्मूला इस्तेमाल करने को दिया गया है। इलस्ट्रेशन 12 में कोई हेल्प चाहिए किसी बच्चे को, भाई पूछ लेना। कितनी भाई? 22.5%। इसमें बस हुआ क्या कि ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि एनपीवी आगे पॉजिटिव आ रही है ना। तो इधर तो माइनस था और एनपीवी भी माइनस थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो फिर ये साइन आपका चेंज नहीं होता, ये माइनस ही रह जाता है। तो दिस इज द ओनली चेंज इन द एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला इन दिस केस। 22.5 जो हमने जैसे सोचा था 20% से ऊपर आईआरआर आ रहा है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन ठीक परफॉर्म की है जी। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 13 आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। ये प्रोजेक्ट बी जो हमने पीछे डील किया था पे बैक में, उसकी आईआरआर कैलकुलेशन है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। हम आते हैं डिसीजन रूल की तरफ। अभी तो हमने प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट करना सीखा है। इस रेट की मदद से इन्वेस्टमेंट का फैसला कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपैरिजन का फैसला कैसे किया जाए, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। तो कंपैरिजन में रूल इज़ वेरी सिंपल। दो प्रोजेक्ट्स का आपने आईआरआर कैलकुलेट किया। लेट्स अज्यूम ये प्रोजेक्ट ए था, इसका आईआरआर आपने 17.2 लिया। लेट्स अज्यूम प्रोजेक्ट बी का आईआरआर आपका 23% आता है।
इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर। प्रोजेक्ट ए करोगे तो सालाना 17.72% रिटर्न आएगा, प्रोजेक्ट बी करोगे सालाना 23% रिटर्न आएगा। विच प्रोजेक्ट इज बेटर? बी। जो प्रोजेक्ट हायर रेट देगा वो अच्छा है। सो कंपैरिजन में प्रोजेक्ट गिविंग हायर आईआरआर इज बेटर, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो अच्छा है। एनपीवी में क्या रूल था? जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है, हायर पॉजिटिव एनपीवी है, वो बेहतर है। यहां पे रूल क्या है? जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर ज्यादा है वो बेहतर है। और फिजिबिलिटी का रूल है, आप प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हो। आईआरआर मतलब प्रोजेक्ट कितना कमा रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इन्वेस्टर कितना मांगता है। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहा है तो प्रोजेक्ट फीजिबल है, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रहा है तो प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था हमारा? 10%। प्रोजेक्ट ए का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था। इन्वेस्टर कहता तो मुझे 10% कमा के देते हो तो मैं पैसा देने पे तैयार हूं। हमने देखा प्रोजेक्ट तो 17.72 कमा रहा है। इसका मतलब हम प्रोजेक्ट की कमाई से इन्वेस्टर को दे दें फिर भी हमारे पास कुछ बच जाएगा, प्रोजेक्ट इज फीजिबल। ये तकरीबन वही इंटरप्रिटेशन है जो एनपीवी में थी। एनपीवी में क्या था कि प्रोजेक्ट 10% कमा के इन्वेस्टर को दे तो हमारी जेब में कितना बच जाएगा, कितना एग्जैक्ट एब्सोल्यूट टर्म में बचा कितना वो हमें पता लग रहा था। यहां पे हमें एब्सोल्यूट नहीं पता लग रहा, रिलेटिव टर्म में पता लग रहा है कि 17.72 कमाएंगे, 10 इन्वेस्टर को देने हैं तो 7.72% सालाना शेयर होल्डर की जेब में जाएगा। उधर एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी हमारी, एनपीवी कितनी आई थी प्रोजेक्ट ए की? 14.74 मिलियन, ऐसा ही था। वहां पे एब्सोल्यूट टर्म में पता लगा था कि अगर हम प्रोजेक्ट करके इन्वेस्टर को 10% देंगे तो हमारे पास जेब में 14.74 मिलियन बचेंगे प्रेजेंट वैल्यू टर्म में। यहां पे रिलेटिव टर्म में पता लग रहा है कि हमारी जेब में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो पता लग रहा है भाई 7.72 बचेगा, प्रोजेक्ट इज फिजिबल। और इसी तरह अगर किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर से 8% है वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो हमारा डिसीजन है कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना, क्योंकि प्रोजेक्ट 8% कमा रहा है, इन्वेस्टर को 10 देने हैं तो 2 तो हमारे पल्ले से निकल जाएगा ना, हमारी जेब से निकल जाएगा 2। इसीलिए हम कहते हैं प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने जिससे इन्वेस्टर से पैसा लिया उसको देना है ये रिटर्न, तो ये रिटर्न हम प्रोजेक्ट की कमाई से ही देते हैं ना। तो अगर प्रोजेक्ट की कमाई ही सफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब हम इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे पाएंगे, और अगर हम देना चाहेंगे तो हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेसेस। सो ये जनाब डिसीजन रूल भी इसके आ गया। एनी क्वेश्चन आईआरआर के ऊपर, कोई सवाल? इलस्ट्रेशन 14 एक छोटी सी एक्टिविटी मजीद क्लास में करते हैं जी। कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज फीजिबल। अच्छा जी, यहाँ पे कहानी बड़ी सिंपल सी है। इन्वेस्टमेंट 40,000 की है, 4 साल लाइफ में ये ऑपरेटिंग कैशोज आ रहे हैं और रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है जी। तो नहीं है तो कहानी ख़त्म। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है। हमें IRR कैलकुलेट करनी है। वैसे तो IRR के लिए यू आर एट लिबर्टी टू यूज़ एनी 2 रेट्स, लेकिन जस्ट टू इंश्योर आप सबका आंसर सेम है, मैं 2 रेट्स आपको दे रहा हूँ। 17% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो मैं कहता हूँ एक रेट आप ले लेना से 10% और एक रेट आप ले लेना से 20%, क्योंकि आपको यही गाइडलाइन दी थी ना भाई, 17 अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो एक रेट इसके नीचे ले लेना, एक ऊपर ले लेना। आप 15-20 भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने 10 और 20 ले लिया, ज़रा दूर ले, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ये 2 रेट्स पे प्रोजेक्ट कैश फ्लो डिस्काउंट कीजिए, एनपीवीज 2 लाइए और फिर इंटरपोलेशन से IRR बताइए और फिर फैसला कीजिए, क्योंकि मैं IRR कैलकुलेट करके बताना है कि प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं। डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इज फीजिबल, 2 एनपीवीज, फिर एक तीसरी वैल्यू IRR और फिर डिसीजन। डिसीजन के लिए हम IRR को कंपेयर करेंगे 17% कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। लीजिए जी, फटाफट ये कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए, कंप्लीट कीजिए एक्टिविटी। और कोई बात बेटा अगेन समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिए।
बेटा रूलर अपने पास रखने की आदत डालिए, टेबुलर वर्किंग को लाइंस ड्रॉ करके स्केल की मदद से फिर प्रेजेंट करने की हैबिट में आइए। जी किसी बच्चे ने 10% पे एनपीवी मैयर की? कितनी भाई? 4491 पॉजिटिव और 20% पे 3819 पॉजिटिव नेगेटिव। एनपीवी को बेटा साइन के साथ बोला कीजिए। सो पॉजिटिव 4491, इसका मतलब आईआरआर 10 से ज़्यादा, 20% पे नेगेटिव 3819, इसका मतलब आईआरआर 20 से कम। 10 और 20 के बीच में कितनी भाई? 15.40%, which is less than cost of capital. So project हमसे पूछा गया था is it feasible? So हमारा decision is project is not feasible. आईआरआर कैलकुलेट कीजिए और बताइए प्रोजेक्ट फिजिबल है। तो हमारा आईआरआर 15.4%, और चूंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, तो हमारा डिसीजन प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल। इलस्ट्रेशन नंबर 14 हमने कर ली। इलस्ट्रेशन नंबर 15 और 16 ये भी आपकी होम असाइनमेंट हो गई, ठीक है। सो टोटल होम असाइनमेंट में 3 आपकी इलस्ट्रेशन आ चुकी हैं आईआरआर कैलकुलेशन की, इलस्ट्रेशन 13, 15 एंड 16। अच्छा जी, अब ज़रा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़िए, और इनको भी अगेन जैसे मैंने कहा समझने के लिए पढ़ना है, रट के लिखने के लिए नहीं पढ़ना। इन तमाम पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, जो समझ नहीं आता उसको टिक कर लीजिए। वंस यू आर थ्रू विद ऑल द पॉइंट्स, फिर मैं आपसे पूछना शुरू करूँगा कि क्या समझ नहीं आया, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो पढ़ लीजिए सारे, मार्क कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चंस की मैं इकट्ठी एक दफ़ा ही बाद में दूंगा, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके जी हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं था।
जी जनाब, क्या पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? एडवांटेजेस से बात शुरू करें ज़रा। एडवांटेज नंबर 6, a company selecting projects where IRR exceeds the cost of capital should increase the shareholders wealth। शेयरहोल्डर वेल्थ में इजाफे का कॉन्सेप्ट हमने एनपीवी में पढ़ा था ना। हमने कहा था प्रोजेक्ट कैश फ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करो, एनपीवी पॉजिटिव अगर आती है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा आएगा। और फिर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा लाना हमारा मकसद है, मैक्सिमाइज करना हमारा मकसद है। तो आईआरआर में मैक्सिमाइजेशन की बात तो नहीं होती, लेकिन आईआरआर में कम से कम इंक्रीज की बात जरूर हो रही है। जब मैंने यहां पे देखो ये वही जुमला लिखा हुआ है ना, जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं जिसका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर है, जब हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें जिसका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर है, इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? जिस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर होता है उस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव होती है। जब मैं कहता हूं ना प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम प्रोजेक्ट की एनपीवी मेथड के तहत बात कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट की एनपीवी मेथड के तहत इस डिस्काउंट रेट से निकलती है। एक प्रोजेक्ट जो 17.72% रिटर्न देता है, इसके कैश फ्लोस को जब मैं 10% पे डिस्काउंट करूंगा तो एनपीवी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनपीवी मीन इंक्रीज इन वेल्थ। तो वही जुमला यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हो जिसकी आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, जो कि हमारा डिसीजन रूल है आईआरआर का, हमें वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने हैं जिनका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। जब हम ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं तो इससे यकीनन शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा आएगा, मैक्सिमाइज नहीं होती, यहां पर ख्याल कीजिएगा। एनपीवी में हायर एनपीवी वाला प्रोजेक्ट लेने से एनपीवी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। आईआरआर में मैक्सिमाइज नहीं हो रही, लेकिन इजाफा जरूर हो रहा है। मैक्सिमाइजेशन वाला जो काम है वो सिर्फ एनपीवी टूल के डिसीजन रूल से होता है। यहां पे लेकिन कम से कम इजाफा जरूर इंश्योर किया जा रहा है कि शेयर होल्डर वेल्थ वो प्रोजेक्ट करो जिससे शेयर होल्डर वेल्थ आए। जी जी बिल्कुल, यहां पे लिखा हुआ है कि आपको आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन यस डिसीजन लेने के लिए कि प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है, वी डेफिनेटली नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन फिर यहाँ पे हम बात कर दें, अगर एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये मेजर करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं है। बट यस डिसीजन लेने के लिए कि प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है, यू डेफिनेटली नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी पॉइंट 4 डिसएडवांटेजेस का। अच्छा जी, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज में गिव राइज टू मल्टीपल आईआरआर। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं क्या, पहले ये समझ लीजिए। कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं हमारे लिए, जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज मेरे सामने आ जाएं, कहीं चले गए, ये आ गए जनाब। कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं जिसमें आप जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो डेफिनेटली शुरू में तो आउटफ्लो आता है। किसी प्रोजेक्ट में आउटफ्लो 1 साल होगा, किसी में 1 साल से ज्यादा भी आउटफ्लो हो सकता है। दिस इज कन्वेंशनल कि जब प्रोजेक्ट शुरू किया आउटफ्लो होगा, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट जब अपने फ्लो में आ जाता है तो फिर वो रिटर्न देना शुरू कर देता है, फिर इनफ्लो ही आते रहते हैं। दिस इज कन्वेंशनल। शुरू में 1 साल या 2 साल आउटफ्लो है, लेकिन एक दफा जब इनफ्लो शुरू हो गया फिर इनफ्लो ही चलता जाएगा प्रोजेक्ट के खत्म होने तक। दिस इज कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल क्या है, प्रोजेक्ट शुरू किया आपने, इनफ्लो आया, फिर कोई मसला पड़ गया, जरूरत पड़ गई, दोबारा आउटफ्लो आ गया। ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको शुरू होने के कुछ देर बाद हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोबारा जरूरत पड़ जाती है। कारोबार तो चल रहा होता है लेकिन मशीनरी को ओवरऑल करने की जरूरत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है, सो टोटल नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो जाते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो है कि एक दफा इन्वेस्टमेंट के बाद जब इनफ्लो शुरू हो गया फिर नेट नेगेटिव कैश फ्लो अगर आ जाए, दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो।
अब हमने नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या है वो पहचान लिया। मसला क्या आता है नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज के साथ? उसने कहा जी अगर कैश फ्लोज प्रोजेक्ट के नॉन कन्वेंशनल हैं तो आईआरआर 1 से ज्यादा आ सकते हैं, मतलब 2 ऐसे रेट निकल सकते हैं जिन पे एनपीवी 0 हो रही होगी। जैसे ये एग्जांपल है, हमने पढ़ा था जब कैश फ्लोज कन्वेंशनल है तो सिर्फ ये शेप होती है ग्राफ की, और आईआरआर यहां पे आता है एक जगह। लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज हैं तो ग्राफ की शेप ऐसे बन जाती है। मतलब आप शुरू करोगे 2%, 3%, 4%, 5%, बढ़ता जा रहा है, फिर कम हो रहा है, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। इसका प्रूफ हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है, हमारे स्कोप में इसका प्रूफ नहीं है। मुझे याद है जब मैं कहीं पढ़ता था किसी ज़माने में, जब ये तो किसी किताब में इसकी एग्जांपल भी अवेलेबल होती थी जिसमें बकायदा दिखाया जाता था, कैश फ्लो में दिया जाते थे, देखो जी 5% पे नेगेटिव है, 10% पे पॉजिटिव है, 15 पे भी पॉजिटिव है, 20 पे फिर नेगेटिव होगी। तो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मतलब 2 जगह 0 को हिट कर रहा है ये, तो मल्टीपल आरआर का इशू आ जाता है। सो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ जानना यही ज़रूरी है कि नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या हैं और मल्टीपल आरआर का प्रॉब्लम इसके साथ आता है। और हमारे लिए सीख क्या है कि अगर हम प्रैक्टिकली कभी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हो और हम जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं उसके कैश फ्लोज नॉन कन्वेंशनल हैं, तो उस पर आपने फिर आईआरआर का टूल अप्लाई नहीं करना। कन्वेंशनल कैश फ्लोज वाले प्रोजेक्ट पे आप एनपीवी का टूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आईआरआर का भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो रखने वाला प्रोजेक्ट उस पर अपने आईआरआर का टूल अप्लाई नहीं करना। ये हमें मिसगाइड कर सकता है, गलत रिजल्ट्स दे सकता है। बेटा हम ये नहीं कह रहे थे कि एस्टीमेट अच्छा देता है। एनपीवी में हमने ये कहा था कि एनपीवी इज एब्सोल्यूट मेजर, और यहां पे अब आईआरआर की बात कर लें तो आईआरआर इज रिलेटिव मेजर। एनपीवी इज एब्सोल्यूट मेजर, आईआरआर इज रिलेटिव मेजर। जैसे हमने अभी यहां पे बात की थी कि भाई अगर प्रोजेक्ट ए करोगे तो एनपीवी का टूल कहता है आपकी वेल्थ में इतने मिलियन का इजाफा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब वैल्यू आपको दी जाए, रिलेटिव का मतलब परसेंटेज दी जाए। आईआरआर आपको बता रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न से 7.72 ज्यादा रिटर्न आ रहा है, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 70.72 ज्यादा रिटर्न आ रहा है परसेंट में। एक्चुअली कितना पैसा शेयर होल्डर की जेब में जा रहा है ये नहीं बता रहा। तो हमने जो जिक्र किया था वो ये था कि भाई एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिटर्न इज बेटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। relative measure of return is incomplete unless you know the base। ये परसेंटेज टर्म में आपको पता नहीं लग रहा मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा, लेकिन एनपीवी में आपको पता लग रहा है मेरे हाथ में पैसा कितना आएगा। इधर आपको परसेंटेज पता लग रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितने हाथ में आनी है वो पता नहीं लग रही। तो हम कह रहे हैं ये भी रिटर्न का मेजर है, ये भी रिटर्न का मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर ज्यादा बेहतर होता है, इन्वेस्टर एब्सोल्यूट मेजर को ज्यादा लाइक करता है। दिस इज मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन देन रिलेटिव मेजर। तो इसलिए यहां पे इसके ड्रॉबैक में ये लिखा हुआ है कि ये रिलेटिव मेजर है, आईआरआर रेट ऑफ रिटर्न है, ये रिलेटिव मेजर है। और एब्सोल्यूट एनपीवी के स्ट्रेंथ में एडवांटेजेस में ये लिखा हुआ था कि भाई ये एब्सोल्यूट मेजर है, दैट वाज द प्लस देयर। ये 0.4 में लिखा हुआ है कि परसेंटेज टर्म इजी टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड है। एनपीवी का मतलब अगर आप समझो तो मैंने आपको जब बताया था एनपीवी मेजर्स चेंज इन वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर, और उसके साथ मैंने कहा था कि अभी मैंने आपको एनपीवी का कंप्लीट मीनिंग शायद आप नहीं समझ पाए। एनपीवी का कंप्लीट मीनिंग शायद आपको सही समझने के लिए, सही अंदाज में इसकी डेप्थ समझने के लिए आप शायद बीएफडी में पहुंचो फिर जाके समझ आए। अभी मैंने आपको सरसरी समझाया है। एनपीवी हमें बताता क्या है वो तो क्लियर हो गया, चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, लेकिन उसकी बारीकियां अंडरस्टैंड करना किसी ऑर्डिनरी प्रोफेशनल के लिए आसान नहीं है, और नॉन फाइनेंस पर्सन के लिए तो बिल्कुल ही आसान नहीं। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न एक रेडी वाले को भी कहोगे ना कि भाई सालाना 10% मुनाफा, वो उसको भी समझ आता है। ठीक है, ईजी टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके क्वालिटी ऑफ मेजर कमजोर है एनपीवी के मुकाबले में, लेकिन मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है। किसी को बताना जी सालाना 10% रिटर्न आएगी,
जैसे मैंने कहा रीडी वाली को भी समझ आएगा, लेकिन किसी को बताना भाई ये प्रोजेक्ट करोगे तो एनपीवी 5000 की आएगी, वो कहते हैं एनपीवी क्यों होता है। ठीक है, वो तो जैसे मैंने कहा अभी आपको भी मैंने कुछ समझा दिया है, लेकिन अगर आपको कोई टेक्निकल में 2-3 सवाल करूंगा तो आप भी खो जाओगे एनपीवी की डिस्कशन में, क्योंकि अभी भी आपको प्रिसाइज इन डेप्थ मीनिंग ऑफ एनपीवी अभी आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो दोनों ही रेट ऑफ रिटर्न मैयर करने के टूल, दोनों ही रिटर्न मैयर करने के टूल हैं। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के टूल है बेस्ड ऑन रिटर्न, एनपीवी भी बेस्ड ऑन रिटर्न बता रहा है प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है, आईआरआर भी बेस्ड ऑन रिटर्न बता रहा है प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए अपने किसी टीम मेंबर से, किसी नॉन फाइनेंस पर्सन से आईआरआर इज इजी टूल। इसलिए जनरली हम जब भी प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया करेंगे ना, हम दोनों टूल इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ बॉसेस होंगे वो कहेंगे परसेंटेज टर्म में बताओ भाई, जिनका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, जो फाइनेंस को नहीं समझते वो कहेंगे परसेंटेज टर्म में बताओ सालाना कितनी रिटर्न आएगी। लेकिन जो फाइनेंस के लोग हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं, वो एनपीवी की वैल्यू भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एनपीवी बहरहाल टेक्निकली सुपीरियर है। इन दोनों टूल में हम बात करें स्ट्रॉन्ग टूल कौन सा है, ज्यादा बेहतर टूल कौन सा है, मोर रिलायबल टूल कौन सा है, तो वो एनपीवी है। तो फाइनेंस के लोग इस बात को समझते हैं, वो एनपीवी की वैल्यू सुनना चाहेंगे। प्रैक्टिकली जब मैंने एज अ फाइनेंस पर्सन फिजिबिलिटी की, मैंने बोर्ड को प्रेजेंट करना है कि भाई ये मैंने प्रोजेक्ट ए की फिजिबिलिटी की या बी की फिजिबिलिटी की, तो बोर्ड के जो फाइनेंस जानने वाले लोग हैं वो प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी की एनपीवी में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन जो नॉन फाइनेंस लोग बोर्ड में बात कर बैठे होते हैं, कुछ सेल्स के मार्केटिंग के लोग, वो एनपीवी का मतलब इतना अच्छा समझते नहीं है, उनको आईआरआर ज्यादा जल्दी समझ आती है, तो मुझसे आईआरआर जानना चाहेंगे। तो प्रैक्टिकली हम जब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी करते हैं तो हम शायद एनपीवी आईआरआर ये दोनों टूल ही अप्लाई कर रहे होते हैं, बल्कि तीसरा चौथा टूल जो हमने आगे बीएफडी में जाके पढ़ना है कहीं कहीं हम वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी एनी क्वेश्चन? फिफ्थ डिसएडवांटेज। अच्छा, ये डाटा मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं चलिए आपके सामने ले आता हूं। हमने प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की कहानी टू द एक्सटेंट ऑफ एनपीवी तो दोनों को देख लिया था। इसकी एनपीवी आई थी 14.74 और इसकी एनपीवी थी 6.66। आईआरआर मैंने प्रोजेक्ट ए का कैलकुलेट किया था अभी आपके सामने 17.72, और इलस्ट्रेशन 13 वैसे तो हमने आपको असाइनमेंट में दे दी, लेकिन उसका आईआरआर हम यहां से अपनी डिस्कशन के लिए सामने ले आते हैं। इलस्ट्रेशन 13 प्रोजेक्ट बी है, इसका आईआरआर आ रहा है जी 23.39। ठीक है जी, ये इसका आंसर मैंने ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 से उठा लिया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 से आया है, ये अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 से आया है, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 से आया है। ये सारा डाटा हमने, ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ये भी सॉल्व किया हुआ है, ये भी सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने आंसर से उठा लिया। ये मैंने आपको होम असाइनमेंट दी हुई है, लेकिन मैंने वहां से ले लिया। एनपीवी और आईआरआर दोनों टूल्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने कहा था कि हम टूल्स अप्लाई करने के बाद दो एंगल से प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, एक फिजिबिलिटी के एंगल से और एक कंपैरिजन के एंगल से। अगर मैं एनपीवी टूल को पहले असेस करूं फिजिबिलिटी के एंगल से, तो फिजिबिलिटी के लिए एनपीवी टूल में मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट चूज किया है 10%। ऐसा ही था ना, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी के लिए 10% था। तो एनपीवी टूल को अगर हम डिस्कस करें, प्रोजेक्ट ए की एनपीवी पॉजिटिव, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी पॉजिटिव। ठीक हो गया, दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों प्रोजेक्ट्स फिजिबल है। ठीक है जी, आईआरआर के तहत आ जाओ। आईआरआर मुझे फिजिबिलिटी के लिए क्या कहता है, क्या प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट करो और उसको कंपेयर कर लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दोनों जगह 10% थी, तो आईआरआर के तहत भी प्रोजेक्ट ए फिजिबल, प्रोजेक्ट बी फिजिबल। इसका मतलब जब हम फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो प्रोजेक्ट एनपीवी के तहत फिजिबल है वो आईआरआर के तहत भी फिजिबल है, जो प्रोजेक्ट एनपीवी के तहत फिजिबल है वो आईआरआर के तहत भी फिजिबल है। इसका मतलब फिजिबिलिटी रूल में देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। फिजिबिलिटी रूल में नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
एनपीवी एंड आईआरआर ये दोनों सेम डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें, एनपीवी के तहत ए और बी में से बेहतर कौन सा है, आईआरआर के तहत ए और बी में से बेहतर कौन सा है। इसका मतलब जब हम कंपैरिजन रूल की बात कर रहे हैं तो हमें कम से कम इस केस में तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। देयर विल नॉट ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। कंपैरिजन रूल की बात करें तो कंपैरिजन में एनपीवी का डिसीजन कुछ और है, आईआरआर का डिसीजन कुछ और है। एनपीवी टेक्निक कहती है प्रोजेक्ट ए बेहतर है, आईआरआर टेक्निक कहती है प्रोजेक्ट बी बेहतर है। हम ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट बी ऑलवेज देयर। बहुत से केसेस में कंपैरिजन में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, जो डिसीजन एनपीवी देती है टेक्निक वही डिसीजन आईआरआर टेक्निक दे दी है, लेकिन कुछ हालात में, वो हालात क्या है उनकी डिटेल में मैं नहीं जाता, वो हमारे स्कोप में है नहीं, इसलिए यहां पे सिर्फ मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट। कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कभी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ना आए, लेकिन फिजिबिलिटी रूल में देयर विल नेवर बी, बल्कि मैं नो की जगह इसको जरा नेवर कर देता हूं, वो ज्यादा मुनासिब है। देयर विल बी नेवर बी कॉन्फ्लिक्ट, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहां पे मे बी कभी आ सकता है, कभी आ सकता है, कभी नहीं आएगा। और यहां पे हमने, अच्छा ये अब ये बात करें ना, ये मैंने एनपीवी के ड्रॉबैक में ये क्यों लिखा, सॉरी आईआरआर के ड्रॉबैक में क्यों लिखा, ये एनपीवी के ड्रॉबैक में क्यों बात नहीं की कि भाई ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट देता है आईआरआर से, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जुमला बोला था एनपीवी इज टेक्निकली सुपीरियर, ठीक है। एनपीवी समझो बाप है, आईआरआर बच्चा है, तो जो बच्चा बाप से लड़ता है तो बच्चा बुरा है ना, और बाप और बच्चे की ओपिनियन में फर्क है, तो बाप को सही कहा जाएगा, बच्चे को गलत कहा जाएगा। तो यहां पे वही बात हो रही है, एनपीवी टेक्निकली सुपीरियर है, एनपीवी बड़ी है टेक्निक, एनपीवी और आईआरआर में अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये आईआरआर की खराबी है, एनपीवी की खराबी नहीं है, इसलिए ये ड्रॉबैक यहां पे नजर आएगा। एनपीवी के ड्रॉबैक में ये बात नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि एनपीवी टेक्निकली सुपीरियर है, उसके रिजल्ट ओके हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, अगर एनपीवी के रिजल्ट से अगेंस्ट कोई रिजल्ट दे रहा है आईआरआर, तो ये आईआरआर की खराबी है भाई, कि तुम बेस्ट टेक्निक के अगेंस्ट रिजल्ट दे रहे हो, बेस्ट टेक्निक के अगेंस्ट डिसीजन दे रहे हो। जैसे यहां पे कंपैरिजन में ए और बी में आईआरआर एनपीवी के अगेंस्ट डिसीजन दे रही है, एनपीवी कह रही है ए बेहतर है, आईआरआर कह रही है बी बेहतर है। तो आईआरआर जब एनपीवी से कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट देगी तो ये आईआरआर की खराबी है, क्योंकि एनपीवी इज द बेस्ट टूल। जी एनी क्वेश्चन? लेकिन जो फिजिबिलिटी कंपैरिजन रूल होता है उसमें तो हम वो वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना जिसमें आईआरआर ज्यादा है, तो यहाँ तो फिर बेटा इसीलिए मैंने कहा हम एनपीवी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इंक्रीज इन वेल्थ नहीं है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ तो ए में हो रही है ना मेरी, मतलब इसमें देखो मैं प्रोजेक्ट ए और बी, दो प्रोजेक्ट मेरे सामने हैं। प्रोजेक्ट ए, मैंने जैसे आपको कहानी आर की सुनाई थी, मेरी जेब में पैसा 0, प्रोजेक्ट ए करना है, मुझे कितना पैसा चाहिए 90, बैंक से 90 लिया, प्रोजेक्ट ए स्टार्ट किया, बैंक को रिटर्न दी, बैंक का असल भी वापस कर दिया, मेरी जेब में कितना बचा, प्रोजेक्ट बी मेरी जेब में 0, बैंक से पैसा लिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बैंक का रिटर्न भी दे दिया, बैंक का असल भी दे दिया, मेरी जेब में कितना बचा। अब दोनों मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, तो जहां पे मेरी जेब में ज्यादा बच रहा है वही बेहतर है ना भाई। दोनों प्रोजेक्ट मैंने 0 से शुरू किए हैं, ये प्रोजेक्ट में के बाद मेरी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे, तो जो प्रोजेक्ट मेरी जेब में ज्यादा पैसे छोड़ा है दैट इज बेटर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर्स वेल्थ, ए इज बेटर। लेकिन आईआरआर कहती है बी इज बेटर। हम इसलिए मैंने कहा था कि आईआरआर इंक्रीज इन वेल्थ तो देख रही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं देख रही, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एनपीवी देखती है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ही हमारा मेन टारगेट होता है। इसीलिए हम एनपीवी को बेस्ट टेक्निक कह रहे हैं कि एनपीवी हमें मेन टारगेट अचीव करने की तरफ लेकर चलती है, आईआरआर बीच में कहीं गड़बड़ भी कर जाती है। वो इंक्रीज इन वेल्थ देख रही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ नहीं दे रही। इंक्रीज इन वेल्थ तो दोनों में है भाई, इसमें भी इंक्रीज है, इसमें भी इंक्रीज है, लेकिन हमें तो मैक्सिमाइजेशन चाहिए।
IRR उस पर फोकस नहीं कर रही। अच्छा ये आज के लिए इतने ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।